नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज से बेंगलुरु में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। मोदी सरकार बनने के बाद पार्टी की पहली कार्यकारिणी की ये बैठक है। ये कार्यकारिणी ऐसे वक्त पर हो रही है जब पहली बार मोदी सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सरकार की छवि किसान विरोधी बनती जा रही है और विपक्ष इसे खूब भुना रहा है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसके ठीक पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस अहम बैठक में सरकार का आकलन भी होगा, खुद की पीठ भी थपथपाई जाएगी और आगे का रास्ता भी तय किया जाएगा। बेंगलुरु में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। मार्गदर्शक मंडल में शामिल वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी बैठक में शरीक होंगे, लेकिन समापन भाषण उनका नहीं होगा। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन होगा। उनके भाषण के बाद करीब 11:15 बजे बीजेपी शासित राज्यों की रिपोर्टिंग होगी। फिर 12:30 बजे विदेश नीति पर प्रस्ताव आएगा और करीब 2:30 बजे पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों पर चर्चा होगी, जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है। पार्टी का फोकस पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल पर है। हमारी 2 दिनों एहसास है कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी छवि किसान विरोधी बन रही है। कार्यकारिणी की बैठक में भूमि अधिग्रहण पर विस्तार से समझाया जाएगा कि कैसे एनडीए का कानून यूपीए के कानून से बेहतर है। प्रतिनिधियों को बुकलेट दी जाएगी, जिसमें इस कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। कांग्रेस जाहिर है आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ऐसे में कार्यकारिणी में इन सब पर मंथन होना तय है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु, आज तक। और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो कितने देर में ये बैठक शुरू होने वाली है कार्यकारिणी की, दूसरी कि ये 2 दिनों तक बैठक चलने वाली है, आज और कल, तो आज का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। 10 महीनों के बाद ये बैठक हो रही है। 3 महीने में बैठक होती है, तो अमित शाह अध्यक्ष के रूप में एक तरह से पहला भाषण करेंगे। इस राष्ट्रीय कार्य क्या दिशा देते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्या लाइन देते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, दिल्ली चुनाव में हार के बाद पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, तमाम चीजें हैं जो चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में, उसका मंथन होगा। तो और किस ढंग से सरकार के काम है उनको आगे लेके जाना है, तो एक पार्टी की लाइन और दिशा इसमें अमित शाह के भाषण से तय हो जाएगी कि कार्यकर्ताओं को कैसे बिहेव करना है। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल को लेके एक एंटी फार्मर छवि बनी है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और स्टेट वाइज रिपोर्टिंग तो होगी, और जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों के बारे में चर्चा होगी। और कल आखिरी दिन है, उसमें नरेंद्र मोदी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को एड्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी अहम महत्वपूर्ण बात यह श्वेता कि आडवाणी कल एड्रेस नहीं करने वाले हैं, जबकि हमेशा से होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आडवाणी एड्रेस किया करते थे, लेकिन कल मोदी से पहले आडवाणी का अभी तक एड्रेस करने का कोई एजेंडे में नहीं है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आडवाणी एड्रेस नहीं करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को। और सबसे बात योगी पार्टी नए दौर में है, युवा लीडरशिप है, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट हो, तो इस युवा जोड़ी आगे कैसे लेके जाएगी, नई जनरेशन है और पार्टी की लाइन क्या होगी, ये इसमें खास तौर से दिखाई देगा। बिल्कुल अशोक, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है। आज बेंगलुरु में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हुई है और कल कार्यकारिणी के आखिरी रोज समापन पर भाषण देने वाले वक्ताओं में आडवाणी का नाम गायब है। गुरुवार शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक में पहुंचे, तो चर्चा इस बात पर गर्म थी कि क्या बीजेपी को अब अपने सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रही। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि आडवाणी का नाम कार्यकारिणी के समापन पर भाषण देने वाले वक्ता के रूप में नहीं है,
और इस पर बीजेपी नेता साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन का सवाल है, तो 2 दिन जब बैठक होगी उसमें सब वरिष्ठ लोग जो बैठक में शामिल होते हैं, सब लोग मंच पर जाकर संबोधित भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं। सबका साथ मिलेगा और सबका आशीर्वाद मिलेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी को डर है कि कहीं आडवाणी आखिर में ऐसी टिप्पणी न कर दें जिससे मोदी और अमित शाह की किरकिरी हो। ये दूसरा मौका होगा जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के समापन में आडवाणी नहीं बोले थे। इससे पहले 2013 की गोवा बैठक में ऐसा हुआ था, जहां मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था और नाराज आडवाणी बैठक से नदारद थे। आडवाणी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी, उस पार्टी की बैठकों में अब उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लगता है कि पार्टी के हिसाब से आडवाणी के विचार अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के विचारों को लेकर पार्टी अपनी एक अलग राह बनाएगी। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रस्ताव पास होंगे। पहला प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जिसमें मोदी सरकार के 10 महीनों की उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। दूसरा प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव होगा, जो विदेश नीति की उपलब्धियों पर होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बैंगलोर, आज तक। राजनीतिक रोड मैप बनाने के लिए बीजेपी की बेंगलुरु में बैठक शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के अब तक के कामकाज पर जनता क्या सोचती है, इसके भी नतीजे सामने आने लगे हैं। मोदी सरकार के 10 महीने के कामकाज पर सबसे सटीक सर्वे के नतीजों ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नतीजे बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो खुद के दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। आजादी के बाद अकेले बहुमत के दम पर बीजेपी की पहली सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के लिए अलर्ट होने का वक्त है। बेंगलुरु में जमा बीजेपी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए गहराई से आत्मचिंतन करने का वक्त है। आत्मचिंतन इसलिए क्योंकि महज 10 महीने के मोदी राज का नतीजा ये है कि आज चुनाव हो जाए तो अपने बूते सरकार बना पाना बीजेपी के वश में नहीं रहेगा। इंडिया टुडे और सिसेरो के ओपिनियन पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि आज की तारीख में चुनाव होने पर बीजेपी को 245 से 265 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। कुल 27 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजों में कांग्रेस अभी भी बेदम है। सीटों में भी बेहद मामूली सुधार के संकेत हैं। कांग्रेस को महज 48 से 58 सीटें मिल रही हैं, यानी सिर्फ 9 सीटों का फायदा। बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में अन्य दलों की राजनीतिक ताकत में जरूर इजाफा हुआ है। अन्य को 24 सीटों का फायदा हो रहा है। 10 महीने के मोदी के कामकाज का असर यही है कि देश एक पार्टी की बजाय फिर से गठबंधन राजनीति की ओर लौटने लगा है। वोट शेयर की बात करें तो ओपिनियन पोल में एनडीए को आज चुनाव की हालत में 284 से 314 सीटें मिल रही हैं। वोट प्रतिशत में मामूली इजाफा हुआ है और वर्तमान 335 लोकसभा सीटों में 36 सीटों का सीधा नुकसान एनडीए को होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी सीटें मिली थी आज से 1 साल पहले, वहां पे कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। कुल मिला के ये सीटें कुछ 35 से 37 सीटें बनती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से जनता के दिलो दिमाग में मोदी की निजी चमक तो कायम है, लेकिन पार्टी और सरकार के दूसरे घटकों का कामकाज लोगों के मन के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार से लोगों का मोह भंग हुआ है, तो यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार तक लोकसभा में मिले वोटों में अब गिरावट दर्ज की गई है। फौरन लोकसभा चुनाव की हालत में दिल्ली में बीजेपी को 5.4% वोटों का नुकसान हो रहा है, तो यूपी मोदी का सिरदर्द बढ़ाता दिख रहा है, जहां बीजेपी के वोटों में 5.3% की गिरावट दर्ज की गई है। ओपिनियन पोल अगले साल तमिलनाडु में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा, तो मोदी के गुजरात में भी बीजेपी के वोटों में कमी देखी गई है। मोदी सरकार के कामकाज पर जनता के रुझान में आखिर कमी क्यों आ रही है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए अभी से होमवर्क करने की जरूरत है। ओपिनियन पोल के नतीजे इसलिए अहम हैं क्योंकि बिहार, बंगाल
और यूपी की राजनीतिक जमीन पर कब्जे की जंग का बिगुल बजने वाला है, जहां खेती किसानी जिंदगी की रवायत है और विपक्ष के हाथ में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हथियार है कि मोदी सिर्फ कॉरपोरेट के हित में जुटे हैं। खेत, गांव, किसान, खलिहान की पूछ मोदी सरकार में कम हो रही है। जाहिर तौर पर पूर्वी भारत में गंगा की जिस लहर पर सवार होकर मोदी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया, वो जमीन वो गुजरात नहीं है जहां कारोबार की चमक के जरिए मोदी का अखंड राज चलता ही रहा। सदियों से यूपी, बिहार, बंगाल की ये गंगा से जुड़ी वही जमीन है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को रास्ता दिखाया, जहां कारोबार से ज्यादा भावनाओं का सैलाब है, जिसके लिए जमीन, गांव, खेत, खलिहान और देशज संस्कार गलाकाट कारोबार और व्यापार से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। गंगा से जुड़े राजनीतिक मैदान में ओपिनियन पोल के नतीजों का सवाल भी मोदी से यही है कि संभल कर चलो, क्योंकि आगे का सफर बहुत मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। तो बेंगलुरु में महामंथन की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिनों तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलने वाली है। कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है, प्रधानमंत्री भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ना सिर्फ पार्टी बल्कि देश को लेकर भी चर्चा इसमें की जाएगी। क्या कुछ कहना है पार्टी के नेताओं का, आइए सुनते हैं। तो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मुख्य मुद्दा जो होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर बताया जाएगा 10 महीने की जो मोदी की सरकार रही है उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई है। खास करके विदेश नीति जो रही है, विदेश दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर यहाँ पर एक तरह से महिमा मंडन किया जाएगा और उसमें जो सफलता मिली है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि गंगा सफाई का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा और भी न सिर्फ गंगा बल्कि दूसरी नदियों की भी सफाई का मुद्दा उठाया जाएगा जिस पर चर्चा की जाएगी।